स्वागत है दोस्तों आपका आईएएस पीसीएस टारगेट में। तो आज की हमारी कहानी है भोला राम का जीव कहानी। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों के कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नर्क के निवास स्थान अलाट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक के पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतनी जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसके निकालते हुए बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्याग दी है और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ है और यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा, वह दूत कहाँ है? महाराज, वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और यमदूत बहुत बदहवास सा वहां आ गया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी, भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोलाराम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर इस बार भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम की देह त्यागी, तब मैंने उसे पकड़ा और इहलोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूटकर जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं नहीं पता चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों के लाते लाते बूढ़ा हो गया है, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सर झुकाए कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मैंने इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, और इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को फल बेचते हैं और रास्ते में ही रेल वाले उड़ा लेते हैं। हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक और बात रही और हो रही है। राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम के जीप को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद भी खराबी करने के लिए नहीं उड़ा दिया। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे भी रिटायर होने की उम्र हो गई है। भला भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी के किसी को क्या लेना देना? इसी समय कहीं घूमते घूमते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठ देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? एक नरक में निवास के स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वहां की समस्या तो कभी भी हल हो गई मुनिवर। नरक में पिछले सालों बड़े गुड़ी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसीयर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा और जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नर्क में कई इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई है। भोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यहाँ दूध ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इतना सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स का बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता। मुंह भुखमरा था बेचारा। नारद बोले, मामला दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बतलाओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया। भोलाराम था उसका। जबलपुर शहर के घामपुर मोहल्ले के नाले के किनारे एक 1.5 कमरे टूटे फूटे मकान के परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के, एक लड़की। उम्र लगभग 60 साल। सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया भी 1 साल से नहीं दिया था, इसीलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसे भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपका परिवार की तलाश काफी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए
पेंशन पर बैठे पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरखास्त देते हैं पर वहाँ से या तो जवाब नहीं आता और आता है तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में मेरे सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचाता। आंखें हाँकने लगे थे। चिंता में घुलते घुलते भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ? उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम नहीं कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी पे बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनते की फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिससे उनकी जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है किसी स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा। बोली, बको मत महाराज, तुम साधु हो, कोई लुच्चे लफंगे नहीं। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है। यही भ्रम हर गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए? इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाएगा। नारद को दया आ गई थी। वह कहने लगा, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर मैं सरकारी दफ्तर में जाकर कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुंचे। वहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू ने उन्होंने भूराराम के केस में बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरखावेज तो भेजी थी पर उस पर वजन नहीं रखा था, इसीलिए कहीं उड़ गई होगी। नारद ने कहा, भाई, ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रखा दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी की समझ में नहीं आती। दरखावेज पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे, चौथे ने पांचवे। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए तब एक चपरासी ने कहा, महाराज, आप क्यों झंझट में पड़े हैं? अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहेंगे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसीलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? गड़गड़ाते चले आए। चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोलाराम के पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप बैरागी हैं, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। भाई, एक भी मंदिर है जहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोलाराम की आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दरखास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा, फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई, सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, रेल ही लग ही जाती है, 20 बार एक ही बात की 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलेगी उतनी कीमत की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकता है, मगर। साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ देखा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं, जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम के दरखास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधुओं को वीणा से तो और अच्छा स्वर निकलते हैं। लड़की जल्दी संगीत सीख जाएगी तो उसकी शादी हो जाएगी। नारद अपनी वीणा चिंतित देख जरा घबराए, फिर संभलकर वीणा टेबल पर रखकर, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी। वीणा को एक कोने में रखा, घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस के फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 150 दरखास्तों की भरी फाइल लेकर आया। उसके पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा, निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद ने समझा कि साहब कुछ ऊंचा सुनते, इसलिए जोर चिल्ला कर कहा, भोलाराम। सहसा फाइल की आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। साहब डरकर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंक गए और दूसरे ही क्षण बात समझ में आ गए। बोले, भोलाराम,
तुम क्या भोलाराम की जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। अब इस कहानी की हम जो इग्नू में एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ लेते हैं भोलाराम जी की कहानी की। तो ये भोलाराम की जी की जो कहानी है वो हरिशंकर परसाई ने लिखी है। देखो पढ़ लेते हैं अब। नई कहानी की अंतर्वस्तु की विस्तार दृष्टि से अपने समकालीन हरिशंकर परसाई की अपनी अलग ही पहचान है। उनकी कहानियों में स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर ना कोई उलझाव है, ना ही शिल्प की बारीकियों के प्रति कोई विशेष आग्रह। उनकी कहानियां इससे अलग हटकर मूल्यगत संक्रमण और स्खलन की प्रवृत्ति को ज्यादा गहरे सरोकार के साथ चित्रित करती हैं। उनकी कहानियों में राजनीतिक भ्रष्टाचार, सामाजिक विसंगतियों के प्रति तीखी आलोचनात्मक दृष्टि परिलक्षित होता है। सूक्ष्म व्यंग्य का कुशल प्रयोग परसाई को अन्य रचनाकारों से एक अलग विशिष्ट पहचान देता है। हरिशंकर परसाई अपने रचना कर्म को सामाजिक दायित्व के रूप में स्वीकार करते हैं। सच्चे साहित्य के लिए वे सामाजिक अनुभव को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। अपनी रचनाओं परसाई अपने आसपास के जीवन से जुड़कर चलते दिखाई देते हैं। मौलाना का लड़का, राग विराग, सदाचार का ताबीज, भोलाराम का जीव, मुंडन, एक तृप्त आदमी की कहानी, मैं हूँ तोता प्रेम का मारा, सत्य साधक मंडल इनकी चर्चित कहानियां हैं जिनमें परसाई की सामाजिक दृष्टि व अंतर वस्तु की व्यापक स्पष्ट दिखाई देती है। धनंजय वर्मा ने लिखा है, उनमें आदमी की चौतरफा आजादी के लिए क्रांतिकारी चेतना स्पंदित है। समाज की क्रांतिकारी परिवर्तन, मनुष्य की मुक्ति, एक बेहतर संसार की रचना, यही वो परिप्रेक्ष्य हैं जिनसे ये कहानियां लिखी गई हैं। इनके पीछे एक जीवन दर्शन और मूल्य दृष्टि है। समकालीन जीवन यथार्थ का शायद ही कोई पक्ष होगा जिसकी विसंगति और अंतर्विरोध को परसाई ने उद्घाटित न किया हो। उन्होंने कहानी के संबंध पर विशेष ध्यान न देकर अपनी बात को अधिक पैना और नुकीला बनाकर प्रस्तुत किया है। इसीलिए इनके यहाँ व्यंग्य की प्रधानता दिखाई देती है। भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई की एक ऐसी कहानी है जिसमें व्यंग्य की तीखी मार स्पष्ट झलकती है। इस कहानी में सामाजिक विसंगतियों के साथ साथ प्रशासनिक स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को केंद्र में रखा गया है। परसाई आसपास के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों से कहीं ज्यादा रुचि लेते हैं। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार, लापरवाही और सिफारिश का जो आलम है उसे व्यंग्य विनोद के सहारे भोलाराम के जीव में अभिव्यक्त किया गया है। भोलाराम का जीव धर्मराज के दरबार में इसलिए नहीं प्रस्तुत हो पाता क्योंकि वह पेंशन की दरखास्तों के बीच कहीं अटक पड़ा है। दरख्वास्तें छोड़कर स्वर्ग जाना उसे मंजूर नहीं। भोलाराम की पेंशन की फाइल में दबी दरख्वास्तें इसलिए उड़ गई हैं क्योंकि उन पर वजन नहीं रखा गया था। यह वजन पेपर वेट के रूप में नहीं हो सकता क्योंकि इस कहानी में वजन शब्द का इस्तेमाल का जो अर्थ छिपा है वह सीधा सा अर्थ है पैसा। धर्मराज ने दरबार में लिखा पढ़ी के काम देखने वाले चित्रगुप्त से अंततः सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ा। आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और रास्ते में रेलवे ही वाले उड़ा लेते हैं। हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। पर ध्यान देने की बात यह है कि जब खुद धर्मराज सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नर्क में स्थान अलॉट करने में लगे तो मृत्यु लोक में इन सब कार्य व्यापारों को होने से कौन रोक सकता है। दरअसल हमारी समूची व्यवस्था ही भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। राजनीति, समाज, शिक्षा, प्रशासन, न्याय आदि सभी संस्थाएं भ्रष्टाचार में गिरफ्त हैं। अन्यथा रिटायर होने के बाद 5 वर्ष बाद भी पेंशन न मिलने का दूसरा कोई कारण क्या हो सकता है। इस कहानी में परसाई ने सिफारिश, मठ, भ्रम, दफ्तर, बदन और गरीबी जैसे कुछ सार्थक शब्दों का सायास प्रयोग किया है। हमारी व्यवस्था का तंत्र इतना निर्मम, अमानवीय, संवेदन शून्य हो चुका है कि यह सोचने का फुर्सत ही नहीं है कि आदमी जिंदगी भर भूखमरा रहा है और गरीबी की बीमारी ने जिसके प्राण ही ले लिए हैं वह घूस के पैसे कहाँ से लाएगा। भोलाराम का जीव कहानी में यथार्थ, तकलीफ और व्यंग्य के साथ अभिव्यक्त हुआ है। परसाई अपनी कहानियों को तेवर देने के लिए मिथकीय चरित्रों का भी प्रयोग करते हैं। इस कहानी में नारी की एक और प्रवृत्ति उभर कर सामने आती है जहाँ वह पति को नैतिकता और आदर समझ बैठती है, लेकिन पति उसके विश्वास की आड़ में तमाम अनर्गल क्रियाकलाप करने की स्वतंत्रता हासिल कर लेता है। स्त्री जाने अनजाने इसी पर्दे
में अपनी गृहस्थी में डूबी रहती है। परसाई मूलतः एक व्यंग्यकार है। सामाजिक विसंगतियों के प्रति गहरा सरोकार रखने वाले लेखक ही सच्चा व्यंग्यकार हो सकता है। स्थितियों, व्यक्तियों, प्रवृत्तियों पर व्यंग्य करके वह सामाजिक विसंगतियों के प्रति अपना क्षोभ तो प्रकट करता ही है, अपने लेखन से वह समाज में एक नैतिक हस्तक्षेप भी करता है। परसाई के व्यंग्य में गहरी आस्था निहित होती है। इस अवस्था में मनुष्य की बेहतरी की आकांक्षा प्रबल होती है। विसंगतियों के प्रति सारी कटुता के बावजूद उनके चरित्रों में गहरी सहानुभूति परिलक्षित होती है। दरअसल व्यंग्य का लक्ष्य हास्य पैदा करना नहीं होता, बल्कि इसे मूल में करुणा छिपी होती है। परसाई की रचनाएं इसका प्रमाण है। हरिशंकर परसाई ने बहुत छोटी छोटी कहानियां लिखी हैं, जिनमें कथानक की पुरानी मर्यादाओं को नकार स्पष्ट झलकता है। ये कहानी अपने कथ्य के अनुरूप से की तलाश खुद कर लेती हैं। इतिहास, पुराण, लोक कथा, फैंटेसी की परमाई परसाई ने जमकर उपयोग किया है। इस तरह वे अतीत का उपयोग वर्तमान में यथार्थ को उजागर करने के लिए ही करते हैं। समय के का भी रचनात्मक उपयोग करते हैं। उनका समूचा साहित्य वर्तमान से मुठभेड़ करता हुआ दिखाई देता है।